IMF को आज वो लेटर हम लिखेंगे, मुल्क के मफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज नहीं करेंगे, मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। अगर लिखे इस किस्म का जो कदम है काबिल मजम्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ना किसी का एजेंडा ना किसी की लाइन, सिर्फ डायरेक्ट लाइन। प्रोग्राम अजमल जामी के साथ आप देख सकते हैं एक न्यूज़ पर जुमा हफ्ता इतवार 8:03 पर। डायरेक्ट लाइन में हमारी रवायत रही है कि सबसे पहले डायरेक्ट खबर पर आते हैं और फिर आज के मौज़ूआत और मेहमानों का तारुफ। आज मेरे साथ तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, मोहतरमा शर्मिला फारूकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, और मोहतरमा सायरा बानो, रहनुमा GDA, वो प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। पहले खबर अर्ज़ यह है कि इंतखाबात होने के बाद शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, उन्होंने हज़रत मौलाना से एक मुलाकात भी की। इस बीच कई एक टेलीफोनिक रवाबित हुए, लेकिन बात नहीं बनी और उसके बाद मौलाना एहतजाजी मूड में हमें दिखाई दिए। अभी तक वो नाला है, नाराज़ हैं। तो अब जबकि मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस बीच में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान भी शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना से कई एक रवाबित उस्तवार किए। कई बीच में जो चाहने वाले मुश्तरका दोस्त हैं, उन्होंने भी कुछ काविश की, लेकिन अभी तक मौलाना बदस्तूर नाराज़ हैं। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब और हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब के बीच में जो डेडलॉक है और जो एक तजाद किसी फ़ज़ा, एहतजाज किसी फ़ज़ा है, वहाँ पे बर्फ़ पिघलती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। अब तक की तमाम जो कोशिशें हैं शहबाज शरीफ साहब की, वो कामयाब नहीं हो पाई। मौलाना बदस्तूर एहतजाजी मिजाज में हैं और बरहम हैं। कैसे मनाएंगे मौलाना को, ये बड़ा सवाल होगा शहबाज शरीफ साहब और उनकी इत्तेहादी सरकार के लिए। दूसरी अहम खबर आपको दिए देते हैं पंजाब के हवाले से। यहाँ आज आपने देखा ही है तकरीबन 200 या उससे ज़ायद कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असम्बली हैं जिन्होंने हलफ उठाया है। कुछ 97-98 वो हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैनर तले, यानी PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान जिन्होंने हलफ उठाया। 371 का ऐवान है और कुछ 320 के करीब लोगों ने आज हलफ उठाया। कुछ अरकान आज नहीं आ सके। यहाँ से 2 अहम खबरें। एक तो आपको इल्म है कि तारीख में पहली बार खातून वज़ीर आला यानी मरीम नवाज़ हलफ उठाने को हैं। दूसरी जानिब मलिक अहमद खान स्पीकर बनने वाले हैं। लेकिन खबर जो मैं देना चाह रहा हूँ वो है गवर्नर के हवाले से। आपको याद होगा हमने अपने प्रोग्राम में अर्ज़ की थी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब पहले मरहले में वजारतों में नहीं जाएंगे, बल्कि आइनी ओहदों पर उनकी नज़र है और वो ऐसा हो भी रहा है, वो खुद सदर मुमलिकत बनेंगे। तो पंजाब में कई एक नाम ज़ेर बहस थे गवर्नर के ओहदे के लिए। मखदूम अहमद महमूद जो पहले भी गवर्नर रह चुके हैं, वो हॉट फेवरेट कंसिडर हो रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि मरीम नवाज़ अगर वज़ीर आला होंगी तो पंजाब में वज़ीर इत्तलाक़ कौन होगा। तो उस सिलसिले में जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक उज़मा बुखारी साहिबा हॉट फेवरेट कैंडिडेट हैं इस कलमदान को संभालने के लिए। दिलचस्प होगा उज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलाक़ के तौर पर। वफाक में आपको लिए चलते हैं तो वहाँ से ख़बर ये है कि वहाँ अता तारड़ शायद इस मामले में वज़ीर इत्तलाक़ का किरदार निभाते हुए हमें दिखाई दें। बहरहाल ये तो थी खबरें डायरेक्ट लाइन में। अब आ जाते हैं आज के डायरेक्ट लाइन के सवालों की जानिब जो आवाम के जहनों में है कि एक तरफ इंतखाब हुआ है, जोड़ तोड़ की हुकूमत बन रही है, साथ धांधली है, एहतजाज है, पूरे मुल्क में धांधली की आवाज़ बुलंद हो रही है, एहतजाज की फ़िज़ा बन रही है। आज तो GDA ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले की, हाफिज़ नईमुर रहमान भी मौजूद थे, GDA के रहनुमा भी मौजूद थे। 15-20 इनके अरकान बनते हैं सिंध असम्बली में, लेकिन ये हलफ नहीं उठा रहे और ये मुसलसल एहतजाज करना चाह रहे हैं धांधली के खिलाफ। मुबैना धांधली हम इसे कहेंगे। यही सूरत हाल मौलाना के यहाँ भी है, बलूचिस्तान में कॉमप्रस जमातों के यहाँ भी है और PTI तो ऑब्वियसली इसको लीड कर रही है। तो इस सूरत हाल में जबकि एहतजाज है, धांधली का नताइज को नहीं माना जा रहा, सियासी इस्तेहकाम उस तरह से नहीं आया इंतखाबात के बाद जो तवक्को थी, साथ में IMF को ख़त भी लिखा जा रहा है। बानी PTI के तवस्सुत से उनके रहनुमा बात कर रहे हैं कि हम ख़त लिखने जा रहे हैं, उस पर भी काफ़ी तनकीद हो रही है कि ये मुल्की मफाद को किस हद तक डैमेज करेगा। तो इस सब के बीच में जो मेरी और आपकी ख्वाहिशात हैं सियासी इस्तेहकाम की या चैन की नींद सोने की या रोज़गार बेहतर होने की, वो कैसे पूरी होंगी? ये है वो सवाल जो डायरेक्ट लाइन पे आज हमारे मेहमानों के सामने हम रखेंगे। सर-ए-दस्त मोहतरमा शर्मिला फारूकी को खुश आमदीद कहते हैं। शर्मिला जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, तमहीद मैंने बांधी ताकि आपसे रब्ता हो जाए। अब GDA एहतजाज कर रही है, हलफ उठा नहीं रही, सिंध में आपकी ताकत या अक्सरियत भी साबित हो चुकी, नताइज वो मान नहीं रहे, हाफिज़ नईमुर रहमान उनके साथ हैं। ऐसे में कैसे इस्तेहकाम आएगा सूबे में? जी शुक्रिया जामी साहब। देखिए जी, ये इलेक्शंस कुछ इस किस्म के हैं कि जीतने वाले भी कुछ एहतजाज कर रहे हैं और हारने वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। अब इशू ये है कि देखिए GDA ने माजी में भी कोई सिंध स्वीप तो किया नहीं था, ना जमात इस्लामी के ऐसे कोई हालात थे, और इस इलेक्शन के अंदर भी मुकाबला हुआ। इस इलेक्शन में तो बल्कि GDA ने भरपूर तरीके से PMLN के साथ मिलके पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया
और उसके बावजूद वो सीटें हासिल ना कर पाए। 2 शायद सिंध असेंबली की सीटें हासिल करें, वो भी अच्छी बात है। जितना आवाम ने उनको मैंडेट दिया है उतना उनको तस्लीम करना चाहिए, और जहाँ कहीं शिकायत हैं वहाँ फिर उनका अजाला करने के लिए वो तमाम फोरम्स मौजूद हैं जहाँ पर हम भी जा रहे हैं। हमने भी पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर हमें इश्यूज़ रहे हैं, जहाँ शिकायत हैं, वहाँ पर हमने सबूत इकट्ठा करके हम इलेक्शन कमीशन के सामने हमारी भी पिटिशन्स लगी हुई हैं। तो ये तरीक़ेकार है। लेकिन ये धरने की सियासत, ये एहतजाज की सियासत, ये नफ़रत अंगेज़ सियासत, ये एक दूसरे को बुरा भला कहने की सियासत, इसका ख़त्मा होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि असम्बली चलती रहेगी, ये शोर मचाते रहेंगे, आवाम बेचारी पिसती रहेगी। देखिए इस वक्त जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, चाहे वो सियासी हो या माशी हो, उसमें मेरा ख्याल है कि आवाम हमारी जानिब देख रही है कि आप कम अज़ कम कौमी इशूज़ के ये ऊपर, जो आपने उनके मैंडेट के ऊपर बात की या उनको जो तरीक़ाकार आपने दिखाया है वो अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है, लेकिन जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात में अच्छी खासी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, और जैसे फिर मेयर के इंतखाबात हुए उस पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन जमात इस्लामी उसमें खुल के सामने उसका जो वज़न था या मैंडेट था वो हमें दिखाई दिया। तो हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं इतनी बड़ी क़ुव्वत को शर्मिला जी? जामी साहब, हम तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि काउंसलर्स इलेक्ट करना अलग चीज़ होती है, एमपीएस और एमएनएस इलेक्ट करना अलग चीज़ होती है। काउंसलर तो 4-4, 5-5 हज़ार वोट के ऊपर भी इलेक्ट हो जाते हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जो चंद 100 वोटों के ऊपर इलेक्ट हो गए हैं। एमपी की सीट के लिए काफ़ी हज़ारों वोट की ज़रूरत होती है, एमएनए की ज़्यादा होती है। उन्होंने किस्मत अपनी आजमाई कराची के अंदर। अब अगर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं या शिकायत है तो अगेन अदालती फोरम उनके पास मौजूद है, इलेक्शन कमीशन है, ट्रिब्यूनल है। दैट्स द प्रोसेस ना, ये प्रोसेस हम भी ले रहे हैं। चलिए मैं ज़रा सायरा बानो साहब को इन कर लूँ प्रोग्राम में। मोहतरम बहुत शुक्रिया, आपने डायरेक्ट लाइन के लिए वक्त निकाला। शर्मिला जी कह रही हैं कि ये एहतजाज का कोई तरीका नहीं है, नफरत अंगेज़ जो आपने तर्ज इख्तियार किया है। दूसरा, आपके पास इतना वाज़ेह मैंडेट नहीं है, तो आप ये क्या रविश और क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं? अदालत में जाएँ और आप अगर नहीं भी आते असेंबली में तो डज नॉट मैटर। क्या कहूँ मैं, कुछ तो कहिए। मतलब जो कुछ ये करें वो सही है, जो कोई दूसरी जमात जो तरीका या वो रविश है वो इनको गलत लगता है। जिस तरीके से यहाँ पर सिंध में मैंडेट चोरी हुआ है और जिस तरीके से सिलेक्शन कहूँ तो आरओ, डीआरओ और एआरओ का इलेक्शन कहूंगी, लेकिन जामी साहब उनका इलेक्शन भी नहीं कहूंगी, क्योंकि जब तक वो हाथ ना हो तो इस आरओ और डीआरओ की क्या हैसियत होती है। मेरा एक वीडियो पैगाम था निसार दुरानी के लिए, जो कि यहाँ सिंध से इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे। वो उनकी एक मैंने पूरी वीडियो में वो है उनका कि उनकी एक जो एसोसिएट की जो खातून मेंबर हैं उनको बल्कि उनको सिंध असेंबली की मेंबरशिप दी हुई है, यानी कि तीन जो एज ए एमपी रिजर्व सीट वो ओथ उठाएंगी। तो उनपे तो सब पार्टीज का शुरू से एहतजाज था कि उनके ऊपर उनके तहफ्फुजात भी थे। तो जो उस वक्त मेरी राय थी कि वो उस वक्त हमें एहतजाज करके इस चीज को उसी वक्त सॉर्ट आउट करना चाहिए था। तो बाकी ये कि कोई भी जमहूरी मुल्क जो सो कॉल्ड जमहूरी जमातें तो कल्ला पीटती है अपना, वो जमहूरियत की यही तशरीह है कि हर किसी को अपने एहतजाज का पुरअमन एहतजाज का हक है। तो इसमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता हमें कि हमें ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। सिंध की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है जीडीए, जो भी लोग हैं वहां पर वो कोई मतलब ये नहीं कि आप वो उसमें क्या कहते हैं, नहीं, आपका नुक्ता नज़र अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है, लेकिन जब आप धांधली की या आरओ के इलेक्शन का एक टाइटल देती हैं तो कोई एविडेंस भी सरफेस पे लेके आएं ताकि जवाब दें, उन्हें पता हो कि वाकई ये एविडेंस बड़ा तगड़ा है। नहीं, वो सब चीजें प्रोसेस में है, वो लेकर आएंगे। और वैसे आपस की बात है जहां पर इंसाफ, मैं अपनी आपको मैं बैठी हूँ तो मैं अपनी राय दे रही हूँ कि जिस मुल्क में इंसाफ और कानून का खून डेली बेसिस पर आप देखते हो, वहां पर इनसे क्या तवक्को की जा सकती है। मैं बारहा हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि जिस वक्त वो बहुत करीबी समझे वाले शख्स फैसल वाडा आकर बताते हैं कि फॉर्म 45 पे छोले खाएं और वीडियो एविडेंस वगैरह के लिए, और जो इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं उसके लिए एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है, चेंज ना कर दी हो तो इन्होंने। बाकी ये कि फॉर्म 45 का तो बहुत मुनज़्ज़म तरीके से वो था कि लोगों को बाहर निकाल दिया और सारा कुछ ऐसे। अब आप ऐसे वाले नुक्ते निकालेंगे तो फिर जाहिर है, अब वो कहते हैं ना कि ये तो अदालती कार्रवाइयां तो ऐसी हैं कि जो दादे का इंसाफ है
वो जाके पोते भी नहीं पड़पोते को मिलता है। हम्म। तो जिनके इन बशमूल इनके जिनके जिनको सुनाना चाह रहे हैं उन तक बात पहुंच चुकी है, उन तक बात पहुंच चुकी है। तो इस एविडेंस से क्या होता है? शर्मिला जी, अब ये देखें ना, ये नुकता उनका बड़ा अहम है कि फैसला जिस एहतराम से जरदारी साहब को मिले, अगर वो कहें कि फॉर्म 45 पे छोले खाएं तो फिर वाकई सवाल तो उठेगा। इसको कैसे जस्टिफाई हम करें अब? जामी साहब, फैसल वाडा डज नॉट रिप्रेजेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सदर जरदारी साहब तो हर किसी से मिलते हैं और मिलने में किसी को क्या कबाहत है, किसी को क्या एतराज़ होना चाहिए। अब अगर फैसल वाडा का एक अपना ओपिनियन है फॉर्म 45 के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी उसकी जवाबदेह नहीं है। ही इज़ नॉट आवर मेंबर, ना ही वो हमारे कोई पार्लियामेंटेरियन है। आप तो उनको एज एनालिस्ट बुलाते हैं, कभी आप उनको साबिक वजीर की हैसियत से बुलाते हैं, आई डोंट नो किस हैसियत से बुलाते हैं, वो कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं या वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं सायरा बानो साहिबा की एक बात का जरूर जवाब देना चाहूँगी। आरओज DROs फलां, इन्होंने बड़े नाम लिए, जो भी लिए, जिनसे शिकायत है उनके आगे जाएं फिर एविडेंस लेके ना। देखिए, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, पुरअमन धरना करना इनका जमहूरी हक है। क्यों नहीं जाती सायरा जी आप उनके सामने ये एहतजाज लेके, शिकायत लेके, जो शर्मिला जी कह रही हैं? लेकिन जो फोरम्स हैं तो एविडेंस लेके उनके सामने तो मैं यही सवाल उनके सामने रख रहा हूँ ना, जो आप नुकता उठा रही हैं शर्मिला जी। सायरा जी, जी क्यों नहीं जाती हैं आप उन फोरम्स पे वो सबूत लेके जिनकी जानिब शर्मिला जी निशानदेही कर रही हैं? हरज क्या है? नहीं, वो जा रहे हैं, हमारे तो आधे उनको फॉर्म 45 दिया ही नहीं। आप अगर फॉर्म 47 की हम बात करें कि किसने 47 भी दिए, वहां पर तो मैंने 2-3 वीडियो भी शेयर की हैं। बात यह है कि आपने पीर साहब की कॉन्फ्रेंस देखी होगी कि जहां पर फैसले होते हैं, देखिए अब तो कुछ भी छुपा नहीं रह गया। अगर अब आप कहें कि हम की छुपी बात करें या वो करें, बात ये उससे पहले जो एक ऑपरेशन चला था, वो क्या कहते हैं, स्मगलिंग के खिलाफ, ये जो जखीरा अंदोजी के खिलाफ चला था ऑपरेशन, वो मैं उसको बाजू मरोड़ना कहूंगी अगर आप प्रोग्राम ना काटे तो। मैं नहीं काट रहा, लेकिन स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशन कैसे गलत हो गया? राव अनवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, बाजू मरोड़ना कहूंगी कि खामोशी से। बात यह है कि मैं ये नहीं कह रही, फंसी ये 2 जमातें भी हुई हैं, ना पाए मानदन ना जाए रफ्तन। ये एक बड़ा अहम नुक्ता है, लेकिन इस एक नुक्ते पर बात होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चलिए, शर्मिला जी सिंध की चूंकि बात कर रही हैं, ये मुझे समझ नहीं आ सकी कि स्मगलिंग खिलाफ ऑपरेशन जो है वो कैसे बाजू मरोड़ने के मुतरादिफ है, और आप किस तरह फंसे हुए हैं जिसकी जानिब सायरा जी निशानदेही कर रही हैं? जामी साहब, मुझे तो उनकी जूम आईने बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। या तो ये खुल के बात कर लें या मुझे समझा दें ये किसकी तरफ इशारा कर रही हैं। अब इनको शिकायत है निसार दुरानी से, इनको शिकायत है RO से, DRO से, सो इन शॉर्ट प्रॉब्ली इलेक्शन कमीशन। फिर ये कहती हैं कि उनकी भी सरबराही कौन कर रहा है, तो धरना से असेंबली के बाहर क्यों दे रहे हैं? फिर धरना तो है तो वे चीफ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर करें। ये तो एक इनसे इनको कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। अच्छा मशवरा दे रही हूँ और मुफ्त में दे रही हूँ कि अपने एविडेंस आप इतना मुफ्त मशवरा क्यों नहीं कबूल करती? इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। इतना अच्छा मशवरा है वैसे, जहाँ पे शिकायत है वहां धरना दें। सर, बात ये होती है कि आपके पास जवाब तो बहुत होते हैं, आप लोग जवाब भी जाहिर है हम लोग वो करते हैं, मगर आप मेरे से कभी जिंदगी में ये मत रखिएगा कि मैं बेफजूल, वो भले वो कहते हैं ना कि कोई साथ मेरे, मैं इवन कभी कोई इतना बड़ा कांड मेरी पार्टी का भी होगा तो मैं भी उसको डिफेंड नहीं करूंगी। तो इन सब लोगों के हौसले हैं, दिल के ऊपर हाथ रख के सिर्फ इंसान फैसला कर ले कि ये हो क्या रहा है। अब बात सीट्स की नहीं है, बात इस मुल्क की बका की और बात सिंध की है। जिस तरीके से सिंध में यहाँ पर तारीख हुए, कल ही आपने देखा कि उससे पहले MD कैट में क्या हुआ, फिर कल जो परसों जो पेपर लीक्स हुए, करोड़ों की तो बोलियां लगती हैं, पेपर लाखों रुपए लेके तो पेपर लीक हो जाते हैं। तो मेरा झगड़ा तो इस चीज से है कि सिंध के नौजवान से उम्मीद मत लें। और अभी जो कह रही है ना कि नाम हम नहीं लेते, मैं ले रही हूँ। धरना है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, एहतजाज है मेरा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। वो है, राव अनवार को किसी कोई मच्छर ने नहीं काटा तो जो आके बैठ के यहाँ पर करप्शन की दास्तानें सुना रहे हैं, और आप लोगों ने नेशनल टीवी पे उसको टाइम दिया है, और उसके बाद वो पूरी सालाना करप्शन बता के और उसके बाद वो चैप्टर क्लोज हो गया।
ये तनबीहुल गाफिलीन होता है। ये क्या बाजू बरोड़ना, जो कमिश्नर पिंडी का जो परसों धांधली के हवाले से जो बयान आया है, वो आप क्या समझते हैं कि वो बैठे बैठे उनको कोई इल्हाम हुआ और उसने कमिश्नर पिंडी वाली बात पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। वो भी आज इशू है, IMF को लिखात भी इशू है। जो निकात आप उठा रही हैं वो भी जेर बहस लेके आऊंगा, और मैंने आपको बिल्कुल नहीं काटा, आपने अपनी राय दी, बराह रास्त नशर हुई है। तारिक फजल चौधरी तो साहब, बिल्कुल वो ये लेकिन सायरा वक्त बीबी, ये देखिए ना कि कमिश्नर पिंडी की मैं कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त मानूं बेहतर साहफी, वो जो उन्होंने जी आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जो उनसे मंसूब वीडियोस निकली माजी की, या वो जो उनकी लिखी हुई हैंड राइटिंग है, मैं किसको मानूं दुरुस्त के? मैं तीनों पे सवाल कर सकता हूं कि शायद पहले वाला दबाव पे है, शायद दूसरी वाली दबाव पे है, शायद तीसरी वाली दबाव पे है। ये तो वैसे ही ना, जो मेरी सियासी मंशा को पूरा कर रही है स्टेटमेंट, मैं कहूंगा ये दुरुस्त है, और जो बाकी किसी और को सूट कर रही है वो कहूंगा वो दुरुस्त है। मैं कैसे मान लूं कि वो उसकी कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि बात उसमें कुछ और है, स्टेटमेंट पर तो आप जाए ना देखिए ना, मैं तो ये भी सवाल करूंगा ना, मैं तो ये भी सवाल करूंगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो नाम लेते हैं कि ये बंदे हैं। जब वो अपनी दूसरी स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें पीटीआई के एक बंदे का नाम नहीं लिख पा रहे, वहां पे कह रहे हैं कि एक बड़ी अहम और बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है पीटीआई की। तो मैं तो सवाल उठाऊंगा सहाफी के तौर पर, लेकिन उसको क्यों हम बाय कर लें इतनी जल्दी? वो पहले उनका ज़मीर कहां था? तो वही ना, जब पहले आप यहाँ पर आकर बताते हैं कि वो उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, यहाँ पर अगर कोई सच बोले कभी उसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं होता, कभी इंसान बाज़मीर होता है फिर उसके बाद बेज़मीर हो जाता है। बात ये थी कि वो बताया गया है कि कोई बात नहीं मान रहे होंगे कि ये अगर एक कमिश्नर बोल सकता है तो फिर ऐसे 10 कमिश्नर बोल सकते हैं कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है, और उसके बाद जब इलेक्शन दोबारा चलिए मैं आपसे होंगे पूछता हूं कि ऐसे कौन सी और 10 कमिश्नर? तारिक फजल चौधरी साहब से रिलेटेड मामला आ गया, आप सीटें बच गई जनाब, वरना तो लग रहा था शायद आपको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। मुआवजा हुआ शायद आपके साथ। ये बताएं, ये कमिश्नर की स्टेटमेंट, वीडियो, फिर उसके बाद उसका रिटन मैसेज, साख पे सवाल तो उठता है ना जी, जब एक जिम्मेदार शख्स जो कि पिंडी जैसे शहर में तैनात हो और एक अरसे से तैनात हो, उससे पहले सीजन ब्यूरोक्रेट हो पंजाब में, तारिक साहब कैसे जस्टिफाई हम उसे करें? बहुत शुक्रिया आपका जामी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक जुमला कह दूं, जो आपने कहा कि हमारी तीनों सीटों के हवाले से, तो मैं अर्ज कर दूं कि हमारी सीटों के हवाले से जो हमारे मुखालिफ उम्मीदवार हैं, उन्होंने जो पटिशन दाखिल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने दानिस्ता तौर पे झूठ बोला रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल विच वाज ऑलरेडी बीन इशूड बाय इलेक्शन कमीशन। लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल अनाउंस नहीं हुआ। 19 को वो गए हाई कोर्ट और 17 को ट्रिब्यूनल अनाउंस हो चुका था। ये पॉइंट इसलिए आपके सामने रखा है कि अगर हाई कोर्ट को उस दिन पता होता, जो अपने फैसले में भी उन्होंने लिखा कि ट्रिब्यूनल बन चुका है, तो ये केस ट्रिब्यूनल में जाना था, इस पे हमारे नोटिफिकेशन सस्पेंड नहीं होने थे। अच्छा। और जैसे ही हाई कोर्ट को पता लगा कि गलत बयानी हुई है, उन्होंने इसकी सरजनिश की और उसी वक्त जो है उन्होंने उनकी पटिशन डिसमिस की। तो इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं थी, सिर्फ थोड़ा सा ऐसा मामला था कि उनसे हकायक छुपाए गए और गलत बयानी की गई, उसकी बुनियाद पर ये चीज हुई। चले उनके हकायक अपनी जगह, मैं तो कमिश्नर का रोना रो रहा हूँ हुजूर। देखिए, कमिश्नर को रोना ना रोए। कमिश्नर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, सबसे पहली बात तो ये कि वो बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है, पहली बात। और अगर कमिश्नर साहब को लगता था कि वाकई कोई ज्यादती हुई है, तो कमिश्नर साहब को उस पर स्टैंड लेना चाहिए था। कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट उस वक्त भी बड़ी कंट्रोवर्शियल इसलिए थी कि आपके मुखालिफिन ये कहते हैं कि स्टेटमेंट वही है जो वीडियो में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इल्ज़ाम लगाया, नाम लिए, उसके बाद दबाव का शिकार करके उनसे ये स्टेटमेंट ली गई है दूसरी। देखिए जी, मैं तो कमिश्नर पे हैरान हूँ कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जो धांधली का इल्ज़ाम लगाया, उसमें वो चीफ जस्टिस तक तो चले गए। वो पता नहीं उन्होंने जो हमारे साथ हमसाए मुल्क हैं, उनके चीफ जस्टिस और उनके वज़ीर आज़म के नाम क्यों नहीं लिए। उसकी वजह यह है कि अगर आपने बोंगी मारनी है और ऐसे नाम आपने लेने हैं कि जिनका दूर दूर तक इलेक्शन के अमल से कोई ताल्लुक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसका पिंडी में इलेक्शन कराने से क्या ताल्लुक है, मुझे आप ये बताएं। यानी कोई भी बंदा जो अपने होशो हवास में हो, वो ये बात कर सकता है कि जनाब पिंडी में सीटों में धांधली हुई है और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो साजिश में मुलव्वस है। चलें मैं सादा करता हूँ, फिर अगर वो होशोवास में नहीं थे तो उन्हें चंद ऐसे होश आ गया, ये बताने वाली बात नहीं है। अच्छा,
होश आ जाता होता है बाद में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो बात उन्होंने की थी, मैं तो टेक्निकल रीजन के ऊपर ये बात कर रहा हूँ कि ये बड़ी सायरा जी, आपको क्या लगता है कैसे फिर उन्हें होश जिम्मेदाराना- आ गई 2 दिनों में, अगर पहले होश में वो नहीं थे तो? पता नहीं, ये इन्हीं लोगों की स्टेटमेंट, वो बनाया हुआ अल्फाज है कि सॉफ्टवेयर अपडेट होना, लेकिन मैं इसको ये भी नहीं कहूंगी, ये इन्हीं लोगों के लिए इशारा था। आप क्यों नहीं समझते? इन्हीं लोगों के पिंडी लिए इशारा कमिश्नर, था, वो कैसे? सर हुकूमत के मुझे ये कोई बताएं कि कर नहीं रहे थे ना, कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, सर मुझे ये छोड़ बता के दें। अच्छा, ये कोई बड़ी एक आम बंदा है स्टेटमेंट जी, उन्होंने दी है तारिक साहब और शर्मिला जी। वो कह रही हैं कि आप दोनों बैठ के हुकूमत साजी नहीं कर रहे थे, इसलिए ये आपके लिए इशारा था कि मिल बैठो हुकूमत बनाओ, वगरना ये होगा। क्या मैं सही ट्रांसलेट कर रहा हूँ सायरा जी? जी जी बिल्कुल, कि वरना ऐसे 3-4 और आ जाएंगे। ये आप मुझे जॉय साहब, बताएं, हूं पिंडी में दसो। बैठ के लेकिन जी जी। मैडम सायरा जी, मैं बड़ा इनका फैन हूँ, लेकिन हम भी फैन बात हैं ये है इनके स्टेटमेंट्स जो मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन ये तो बात ये कर रही है ना, इसका कोई यानी शाखा कुतुक बनती नहीं है। हुकूमत साजी एक बिल्कुल मुख्तलिफ अमल है। और कर रही है। जी मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत साजी जो सही कह रही है। साजी ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ अमल है, मुख्तलिफ साइंस है। और हुकूमत साजी के बाद आगे के मामलात कंट्रोल करने, वो हमारे मतमा नज़र होता है कि हुकूमत बन जाएगी तो मामलात कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे। और दूसरी बात, मैं आपको एक सिंपल स्टेटमेंट दे देता हूँ। मैडम सायरा जैसे बात करती हैं, उन्हीं की पैरवी करते हुए अच्छा, कि जे हुण साडी गवर्नमेंट कमिश्नर ते बननी है पिंडी ते जे गवर्नमेंट ते फिर मेरे ख्याल नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, चलिए, दिलचस्प है। शर्मिला साहिबा, आप देखें ना वो जो जाविया निगाह उठा रही हैं कि चूंकि आप दोनों मान नहीं रहे थे, इसलिए ये आपके लिए इशारा था कि देखें अब आप बंधे थे पुत्र बन जाएं, वरना फिर आपके लिए ये चीजें सामने आएंगी। वाकई कुछ ऐसा था? पता नहीं, ये सायरा बानो साहिबा की अपनी कोई आई थिंक कोई ओपिनियन है इनका। मैं क्या बोलूँ, मज़ेदार बातें करती हैं, मुझे सुन के मज़ा आता है, बट समटाइम्स इनकी बातों का ना सर होता है ना पैर होता है, और ये भी कुछ इसी किस्म की बात है। मैं इसका मैं क्या जवाब दूँ? अब ये इनके दिमाग का एक चीज़ है कि जी वो इसलिए आया था कि जी हम वैसे PMLN पीपल्स पार्टी नहीं बैठ रहे थे, किसी बात पे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, तो जी वो कमिश्नर को लॉन्च कर दिया कि तुम ये आके बोलो, और ये एक शोशा था कि नहीं ऐसे और आ सकते हैं। इसका मैं क्या जवाब दूं जामी साहब? इट डजंट मेक सेंस। नहीं, देखे ना, वैसे एक Probably बात में makes तो sense to एक her, बात but it में doesn't तो make sense एक to बात me. में तो थोड़ा सा वजन है ना हुजूर शर्मिला जी, वो ये कि जैसे ही वो मुद्दा उठा, फिर अफाम तफहीम और हुकूमत साजी की शक्ल भी सामने आना शुरू होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई। ये तो वो नहीं जामी साहब, ऐसी बात हरगिज नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, लेट मी थोड़ा सा मैं वजाहत करती चलूं। Please. बात ये है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई थी, ठीक है, उसी दिन रात जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कमेटी 6 दफा बैठी है, कि 6 बैठक हुई हैं। अब आप हुकूमत साजी करने जा रहे हैं, एक जमात की मदद करने जा रहे हैं कि उनका प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ी आसान है। अच्छा जी बैठे चाय बिस्किट खाया और जी अच्छा चलें जी आपके शहबाज शरीफ साहब को आके हम वोट दे दें, ख़त्म कहानी। बहुत सारी चीज़ें होती डिस्कस करने के लिए। जी आगे किस तरह से चलेंगे, हमारा ये मंशूर है, आपका ये मंशूर है, आपकी आइडियोलॉजी है, हमारी आइडियोलॉजी है। पहले 16 महीने में जो सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, इश्यूज़ थे हमारे वुज़रा को, काबीना के अंदर, काबीना से बाहर, बहुत सारे मामलात थे। आगे कानून साजी कैसे होनी है, किस तरीके से पीपल्स पार्टी जो है, गो के हम काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर हम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना मंशूर भी तो आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए उस हुकूमत के ऊपर जोर डालेंगे ना, किसी तरीके से तो आगे चलना है ना। ये थोड़ी कि वोट दे के बस बैठ गए। केस टू केस हम बात करेंगे कि जी आप अच्छी लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो उसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे, अगर आप मजीद टैक्सेस बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर हम मैं वापस आपकी असेंबली की तरफ आता हूं। शर्मिला जी देखिए, अगर GDA अच्छा सायरा बीबी देखे ना, ये बात तो उन्होंने कहा जी कि हमारी तो पहले 4 बैठकें हो चुकी थी और हमने तो ऐलान कर ही दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गई थी। अब आपके एहतजाज के साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब ने आज एक बड़ी अहम बात की कि वो डायलॉग करना चाहते हैं, फामो तफहीम करना चाहते हैं सिंध में जो लोग भी एहतजाज करें, JUFA हो, GDA, आप या दीगर हज़ार लोग या जमात इस्लामी, तो अगर वो इनिशिएट कर रहे हैं, जो कि हमें पूरे मुल्क में ऐसी कोशिश देखने को मिलनी चाहिए, तो हरज क्या है कि आप एहतजाज छोड़ के उनको मुस्बत जवाब दें? मुस्बत जवाब मतलब किस चीज पे? फार्मो तफहीम
जी अगर बिलावल भुट्टो क्या? जरदारी चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी, नहीं, वो बिलावल अगर वो जरदारी, जिनकी सूबे में बिलावल गवर्नमेंट भुट्टो- बनने जा रही है, तीसरी बार मुदाद अली शाह वहाँ पे आ रहे हैं, अगर वो आपके साथ अफाम तफहीम और मिल बैठने की बात कर रहे हैं या स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हरज क्या आपको उनके साथ बैठने में? या आप भी फिर खान साहब वाली पोजीशन लेंगे कि हमने इनके साथ नहीं बैठना चोरों के साथ? नहीं, खालसा वाली पोजीशन नहीं है। तो मैं इनका वो क्या कहते हैं बंदा, मैं आपको क्या कहूँ मैं, पहले कुछ तो स्टेप कहिए। बाय स्टेप आती है। उन्होंने कहा का सर पैर नहीं होता। बिल्कुल मेरी बात का सर पैर बाज दफा ऐसे नहीं होता जैसे हमारे बहुत सारे सियासतदानों की रीढ़ की हड्डी नहीं होती। वो ना प्रॉन्स देखती हूँ ना, अक्सर मैं कराची में, हम झींगे बहुत खाते हैं, तो मुझे कुछ लोग वैसे ही लगते हैं कि नो स्पाइन, हेड फुल ऑफ शिट, बट मार्केट वैल्यू हाई होती है। अरे थोड़ा सा प्यार तो देख के मुझे पार्लिमानी हमरे तो अच्छी बात है। हाँ जी, क्या पार्लिमानी? मैंने कहा हम पार्लिमानी लहजा ही रखें तो अच्छी बात है। हाँ जी, नहीं नहीं, मैं तो आपको एक सेइंग बता रही हूँ, ये मेरे अल्फाज नहीं है। ठीक। ऐसे प्रॉन लिख के उसके ऊपर वो थी, तो मार्केट वैल्यू हाई होती है प्रॉन्स की। तो दूसरी आपने उनका अफामो तफहीम, आपने देखा कि जिस किस्म की ठट्ठा जलसे में उन्होंने जुबान इस्तेमाल की पीर साहब पगारा के लिए। पीर साहब पगारा यूडीए के अलावा एक हमारे वो रूहानी पेशवा भी हैं, और इस वक्त जिस तरीके से मामलात को हमने जमात के अंदर संभाला हुआ है, ये हम लोगों को पता है कि यहाँ पर जाहिर है। आप इन सियासतदानों को देख लें, जो बड़ी पार्टीज जो बाकी दूसरी हैं, आप असेंबली में खड़े होकर उनके लीडर के लिए एक ऐसे उंगली की तरफ इशारा कर दें, लोग मरने मारने को दौड़ आते हैं। ऑब्वियसली वो तो सियासी रूहानी पेशवा वाबस्तगी है। है, जज्बाती वाबस्तगी, और तो यहाँ तो देखिए, रूहानी वाबस्तगी भी है। अफवाह तस्लीम का बात तो तब होगी ना कि इसका मतलब है कि हमने उनके स्टैंड को भी मान लिया। हम जब कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इलेक्शन ही पूरे सिंध की बोली लगी हुई थी, मैं आपको सच बता रही हूँ। आप पीर साहब के बयान को क्या समझते हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी मुझे लग रहा है कि आप उनके साथ आप तो ये उनकी इस कभी पेशरफ्त का जवाब मुस्बत नहीं देने वाले। अगर बिल में एहतजाज करने वालों से मिल बैठना चाह रहे हैं तो आपकी स्टेटमेंट अभी तक मुझे ये बता रही है कि प्रोबेबली यू आर नॉट विलिंग टू सिट विद देम, उनसे नेगोशिएट आप नहीं करना चाह रहे। वो देखिए, वो वहां आके राब्ता कर ले, वो जो उनकी लीडरान है, जो हमारी पार्टी के लीडर है। जाहिर है मैं तो नहीं हूँ जो पार्टी की करता धरते, उनका वो होगा। मैं तो आपको बैठ के सिर्फ अपनी सोच बता सकती हूँ। मैं इस मामले को जरा कौमी सतह पर भी उजागर करता हूँ ना। तारिक फजल चौधरी साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। चौधरी साहब, ये बिलावल ने बड़ी अच्छी पेशरफ्त की है। मैं तो एक आम शहरी के तौर पर कहूँगा उम्दा पेशकश। अगर वो सिंध में एहतजाज करने वालों के साथ GDA और दीगर मिल बैठना चाह रहे हैं, दावत दे रहे हैं, वो अलहदा बात है कि आगे से जवाब क्या आता है। तो ये काम आप विफाक में क्यों नहीं करते? देखें ना, इमरान खान साहब नाराज़, उनकी पार्टी सरापा एहतजाज है। मौलाना फजल रहमान आपके बड़े इत्तेहादी थे, वो नाराज़। बलूचिस्तान में एहतजाज, सिंध में एहतजाज। तो आप लोगों को क्या हरज है कि आप दावत दें कि मिल बैठें? देखिए जानी साहब, सबसे पहले तो एक जुमला ये सुन ले मेरा कि पाकिस्तान में पिछले कोई 10-12 इलेक्शन हुए हैं। हर इलेक्शन पे एतराज़ात हुए हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं। इलेक्शन पटिशंस फाइल हुई हैं। तमाम इलेक्शंस में बहुत सौ के फैसले आए हैं। बहुत सी पटिशंस नाकाम हुई हैं, बहुत सी कामयाब भी हुई हैं। अब बात यह है कि पहली बात तो हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर लें, आप एक जिम्मेदार पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इल्ज़ामात मुख्तलिफ जमातें लगा रही हैं इस इलेक्शन में, एक जमात नहीं लगा रही। अब PTI पंजाब में तो सरापा एहतजाज है, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन KP में है जो उसने इलेक्शन कराए हैं, उस पे वो उनके कसीदे पढ़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के। वो इसलिए कसीदे पढ़ रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि मैंडेट ही इतना ओवरवेलमिंग था, यानी जीत का मार्जिन और वोट इतना हमारे हक में पड़ा कि वहां धांधली मुबैना आप नहीं कर सके। RO को रिजल्ट्स देना पड़े, अवाम इकट्ठी होकर बैठ गया RO ऑफिस के बाहर, वो ये दलील दे रहे हैं। ये तो दलीलें हैं ना। दलील तो बनने में कौन सा कोई जोर लगता है, पैसे लगते हैं। जो मर्जी आप दलील बना लें। सिर्फ बात यह है कि जहाँ आप जीते हैं वहाँ आप मुतमईन हैं, वहाँ आप खुश हैं। जहाँ आप नहीं जीते वहाँ आप इलेक्शन कमीशन को गालियाँ दे रहे हैं, पूरे सिस्टम को गालियाँ दे रहे हैं। मैं बात ये कर रहा हूँ कि बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। बिलावल साहब ने ये बात की है, उन्होंने पॉलिटिकल बात की है, और पॉलिटिकल बात यही होती है कि डायलॉग के जरिए मामलात को सियासी लोग, डॉक्टर साहब, सियासी लोग सियासी बात ही करते हैं ना जी। लेकिन इमरान खान साहब अपने आप को सियासी कहते हैं, सियासी बात करते नहीं है ना। वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने कहा मैं तो किसी से हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, मैं किसी से बात नहीं। अब तो वो मौका है कि जब उनका इतना मैंडेट सामने आया जो किसी भी जमात से ज्यादा है आज़ाद हैसियत में,
तो उस मैंडेट का अगर एहतराम नहीं करना तो एटलीस्ट उन्हें मिल बैठने की दावत देने में क्या हर्ज है? आप बड़ेपन का मुजाहरा कर देखिए, रहे अब वो हम बिल्कुल इसमें कोई एतराज नहीं है। अब वो असेंबली में आएंगे, जाहिर है अपोजिशन का एक किरदार अदा करेंगे, हम उन्हें वेलकम करते हैं, हम उन्हें एक मस्बत तौर पे देखना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारी अगर कोई किसी जगह के ऊपर उन्हें कोई खामी, कोताही, गलती नजर आती है, उसमें वो पॉइंट आउट करें, इंडिकेट करें, हम अपनी इस्लाह करेंगे। लेकिन अगर वो अपोजिशन का रोल इस अंदाज से असेंबली में अदा करें कि अपोजिशन ब्राय अपोजिशन और असेंबली को हमने नहीं चलने देना, सिस्टम को हमने नहीं चलने देना, तो ये तो नहीं होगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने चलना है, असेंबली ने भी चलनी है, तो उसमें तो फिर कैफियत जो होगी वो खुशगवार तो नहीं होगी। और पीटीआई को चाहिए कि वो अगर एक मस्बत और पॉजिटिव अपोजिशन का किरदार अदा करे तो वो एक कदम बढ़ाएंगे, हम 4 कदम बढ़ाएंगे। मैं थोड़ी कथा कलामी में मेरे साथ ही आप रही, मैं सायरा बीबी को ऐड करना चाह रहा हूँ आपसे। मैंने बड़ा अहम डॉक्टर साहब सवाल करना है कमिश्नर के हवाले से, एक सवाल अभी मैंने बचा के रखा हुआ आपके लिए। ये जो दलील दे रहे हैं तारिक साहब कि जहाँ से जीते वो तो इंतखाब ठीक है, जहाँ से हारे वहाँ धांधली हुई, इस बात में भी तो वजन है, फिर इसको कैसे जस्टिफाई करें? इस बात को आपने खुद ही तो जवाब दे दिया था कि वहां पर वोट इतने ज्यादा पड़े। आपको पता है कि केपी के जो है वो ज्यादा वहां पर तो 90% पीटीआई के लोग हैं। नहीं, मैंने उनका मौक़िफ़ दिया था, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि जो पीटीआई के जीतने वाले जो जवाब देते हैं, मैं तो जीडीए की भी बात करूंगा, वो भी तो जीते हैं ना। ऐसा ही वो हुआ, ऐसा ही हुआ था। और बाकी ये कि जहां पर अगर मैं आप लाहौर के एक हल्का का बताती हूँ, NA-118 जहां पर आलिया हमजा मलिक थी। आलिया हमजा मलिक और हमजा शहबाज में तकरीबन 5400 वोट्स का था, और उसमें से फर्क जो था, और उसमें से 4800 कुछ वोट उन्होंने कहा था कि ये वो रद्द हुए वोट। तो आप इसको कैसे देखेंगे? किसी एक हल्के में ये रद्द नहीं हुए, मुल्क भर में जब भी चुनाव होता है कई वोट रद्द होते हैं जहाँ पे गलत तरीके से पोलिंग हुई हो। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बाखुदा यहाँ पर हुआ है इसलिए कि मैं खुद जाकर वहां पर उन पोलिंग्स पे 7-8 पोलिंग्स पे मैंने जाकर देखा, और आप यकीन नहीं करें मुझे अफसोस हो रहा था। मैं वहां पर कुछ भी नहीं कर सक रही थी, मेरे सामने था आरओ साहब थे, एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे, और जिस तरीके से वो कर रहे थे मैं बिल्कुल अपने आप को बेबस समझकर बेबस महसूस कर रही थी, और मैं देख रही थी जो टीचर्स और जो सारा कुछ वहां पर सिस्टम था। मैं बस सिर्फ मैंने कहा, ये कहाँ का जिक्र कर रही हैं आप? अफसोस वाली, ये मैं अपने सांगर 2 का जिक्र कर रही हूँ। मैं टंडो आदम की 2-3 पोलिंग्स का जिक्र कर रही हूँ, मैं शहदादपुर की पोलिंग का जिक्र कर रही हूँ कि मुझे अफसोस हो रहा था। और अभी भी जिस तरीके से क्यों अफसोस किस बात पे आपको हो रहा था? क्योंकि शर्मिला जी आ गई हैं, आपकी बात भी सुन रही हैं, उनके सामने रखते हैं मुद्दा। क्या देखा आपने वहां पे? अब देखिए, वो अभी हम उन सब बातों पर चले जाए ना कि अगर अच्छा इसने कहा उसने कहा, मतलब मैंने वहां पर जो टीचर्स थे और बाकी लोग थे, मैंने 1-2 वीडियोस भी डाली हैं जो बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें वो रो रहा था प्रिजाइडिंग ऑफिसर के उसके पास वारंट थे कि सुबह उसके घर वाले उसको जाने नहीं दे रहे थे, और जो जिस तरीके से कर रहे थे सारा कुछ, यार किसी के दिमाग में भी सोच नहीं आती। देखिए, अवाम जिसको भी चुने, आप यकीन नहीं करें, मतलब बड़ा अच्छे तरीके से सारा कुछ हुआ था। वो जो मेरे ओपोनेंट थे, मेरी मतलब फैमिली टर्म्स है उनसे, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से रिगिंग हुई है ना, मैं उस चीज को वो कर रही हूँ कि जो मावनत कर रहे थे उनको जरा सा भी ख्याल नहीं था कि वो कर क्या रहे हैं। शर्मिला जी, आप देखिए ना, वो कह रही है मैंने उस हल्के में वीडियोस बनाई, वो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, जो कुछ वो देख रही थी आरोज या दीगर अमले के साथ जो मामला था वहाँ पे, और धांधली की बात कर रही हैं। अब ये अगर बातें की जाएं तो कुछ जवाब तो देना चाहिए ना गवर्नमेंट इन पावर जो आने वाली है उसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वाकई में इनकी बातें सुन के मुझे यकीनन रोना आ गया। वजह? लेकिन अगेन मैं इनसे ये कहूँगी कि तमाम एविडेंस लेके जो फॉरम है, जो ये फॉरम बना है, इलेक्शन कमीशन, फिर ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, आपके पास ये जो एविडेंस आप बता रही है ना कि जो आपने वीडियोस बनाई वो वायरल भी हो गई, वाकई सुन के मुझे मेरा दिल वाकई दुखा है और मुझे वाकई रोना आ रहा है। मैं रो ना पड़ूँ कहीं, लेकिन प्लीज़ मैं वाकई चाहती हूँ कि आपकी दाद रसाई हो और हक की बात हो, आपको सच्चाई की जीत हो। आप प्लीज़ उन फॉरम्स पे तो जाएं ना, वो ये वीडियोस लेके, ये एविडेंस लेके अपना मुकदमा तो लड़ें। या टीवी चैनल पे मुझे बता के या जामी साहब को बता के किसी किस्म की कोई दाद रसाई आपकी नहीं होगी।
आई रियली फील फॉर ये मुझे तो अफसोस हो रहा है सायरा जी, अगर आपने उन्हें रुलाने के करीब पहुंचा दिया तो बराए मेहरबानी कुछ कलमात ऐसे भी कहें कि वो थोड़ा हंस भी दें। मुअज़्ज़ज़ हमारी मेहमान है। तरीके से वो बता रही है ना कि वो बेचारे आरओ का ये था वो था, मुझे वाकई सुन के तकलीफ हो रही है कि नहीं, मतलब मैं अगर बिल्कुल इतना नहीं चाहता एविडेंस कि इनके मेरे पास है प्रोग्राम में आप तो आबदीदा फिर हो ये जाएं। अपना टाइम जाया कर रही हैं यहाँ पर। इनको तो फौरन इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल जाना मैं बिल्कुल चाहिए। नहीं चाहता कि आप आबदीदा हो जाएं। सायरा जी, आपसे गुजारिश है कि कुछ ऐसी बात भी कर दें जो थोड़ा मुस्कुरा भी दें। ज़ाहिर बात है कुलीग है आपकी, कोई सियासी मैं मुरब्बत तो भी होनी बड़ा चाहिए। खुश थोड़ी हूँ हल्की फुल्की बात कर दें कि प्लीज। काश सबके मेरी दिल तबीयत इतने वैसे ही ठीक नर्म नहीं हो, है। काश सबके दिल इतने नर्म हो और उनकी आंखों से आंसू भी ऐसे हो तो शायद इस मुल्क की तकदीर सही हो जाए। मैं इस चीज को अप्रिशिएट कर रही हूँ। और उसे क्या कहते हैं, क्या मैं कह सकती हूँ जामी मेरा साहब, दिल चाह बात रहा है मैं देखा सायरा पास बानो चीजें। साहिबा के लिए एक शेर पढ़ लूं। जी जी, आप सायरा जी, आप भी जवाबी शेर सुन लेना। शर्मिला जी प्लीज इरशाद। मुझसे वो पूछने आया है वफा के माने, आहा, मुझसे वो पूछने आया है वफा के माने, ये तेरी सादा दिली मार न डाले मुझको। हाय हाय, ये तेरी सादा दिली मार न डाले मुझको, मुझसे वो पूछने आया है वफा के मानी। सायरा बानो, आप कुछ जी, कहेंगी? वैसे आपस की बात मैं वाकई यहाँ चाहती फिट हूँ ये बैठ के एविडेंस लेके ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। ये इतनी मासूम है, ये यहाँ पर बैठ के बेचारी बता रही हैं, हम सब दुखी हो रहे हैं, आप दीदा हो रहे हैं, लेकिन ये वाकई इनको इलेक्शन कमीशन के पास जाना मैं तो चाहिए। उनसे गुजारिश She has कर so रहा हूँ, much वैसे तो evidence. मेज़बान के कुछ अब आप दीदा ना हो जाएं। हमारी कुलीग, आपकी कुलीग हमारे लिए काबिल एहतराम मेहमान है। आपको जी सायरा। मुझे सायरा बानो साहबा वाकई बहुत पसंद है, बहुत मैंने मजेदार कहा नहीं बातें आपकी करती बात हैं। सही है, आप दुखी ना अच्छा, हो, आप शर्मिला इतने तो ज्यादा आपकी दुखी ना मोतरफ हो। हैं, वो तो आपकी तारीफ कर रही हैं, दाद दे रही हैं आपको बार बार। जी, आप मेरे ख्याल कुछ ऑफेंड हो रही हैं, वो तो दाद दे रही हैं आपको। मैं बिल्कुल ऑफेंड नहीं हो रही, मैं इनकी बात पर डबल दुखी हो गई हूँ। वो क्या वजह बनी? मैं रियली, अगर आप समझ जाए, ओह नो। आप एक वो कहते हैं ना पढ़ी लिखी साहब जामी कॉलम साहब, में अगर गाड़ हम दी हो दोनों जो आपके स्टूडियो में साथ बैठे होते तो हम एक दूसरे से गले मिलके रो रहे होते अभी। मेरा ख्याल है मैं फिर हाथ में टिश्यू ही पकड़े होते मैंने आपके लिए, और क्या मेरे पास ऑप्शन रह गई है? क्योंकि अगर मैं आप, भी दुखी हो रही हूँ, वो डबल दुखी हो रही हैं, अब क्या करें इसका हाल। टॉपिक चेंज कर दें। ये तो ट्रेजेडी बन गया प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन, जहाँ पे डायरेक्ट बातें होनी थी, कुछ सियासी वर्जन जानना था। मेरी तो कोशिश पता नहीं बेचारे तारिक फजल चौधरी साहब का क्या हाल है ये बातें सुन के। डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत बेहतर है? मेरी तबीयत बिल्कुल बेहतर है जी, और मुझे तो प्रोग्राम में कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि जिसमें कोई जज्बाती माहौल पैदा हुआ हो। तो अच्छा, शायद मेरी आवाज नहीं थी। बस आप देखें ना, आप इस्लामाबाद वालों का यही मसला है, आप लोगों को नहीं पता चलता कि दूर दराज सूबों में और दीगर शहरों में क्या हो रहा है और अवामी जज्बात क्या है। इस्लामाबाद वाले नहीं, का वो मुझे पता तब जामी चलेगा साहब ना मसला जब ये आपका सूबों में, छोटी साउंड जगहों सिस्टम पे ठीक ये बड़े होगा। लोग हैं। इसमें इस्लामाबाद और दूसरे शहरों की बात नहीं है, प्रॉब्लम साउंड सिस्टम में है आपकी। अच्छा, नहीं आप नहीं सुन पा रहे, बाकी तो आप सुन पा रहे हैं, शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं फोन पे सुन ही इसलिए। नहीं पा रहे। वो शर्मिला जी जो सायरा बानो ने इल्जामात आयद किए उसके ऊपर वो कह रही मैं दुखी हो गई हूँ, जामी आपदीदा हो साहब, गई मैं हूँ, कुछ बोल और रही जवाब में सायरा ये फरमा रही है कि वो उनसे डबल मैं आपदीदा हो गई हैं। मतलब यहाँ पर चल क्या रहा है इस वक्त इस मुल्क में, और आप एक बात को मजाक करके मैं मजाक उसके नहीं कर ऊपर आप रहा, बात मैं संजीदगी से कह रहा हूँ नहीं, कि नहीं, खुदारा नहीं, आप थोड़ी सी आप नरम बात कर दें ताकि वो भी हंस सही पड़ें। है, आप सही है, या शायद आपके पास कोई टॉपिक नहीं है बात नहीं, मेरे करने पास का, जो आप टॉपिक एक है, मैं तो बेतकदीर अफामो तफीम की स्लोगन- बात आपसे कर रहा था, आप मुझसे नाराज तो ना हूं। अगर गेस्ट बैठे हैं और को बात कर रहे हैं तो उनका बात आप तक पहुंचाना भी मेरा फर्ज है ना, और अगर वो संजीदा हो रही हैं, आप दीदा हो रही हैं, तो हु एम आई टू डाउट कि वो गलत कह रही हैं। मैंने तो आपसे यही अज़राए मुरब्बत कहना है ना कि आप थोड़ी नरम बात कर दें, हो सकता है वो मुस्कुरा दें। मेरी तो इतनी सी अर्जी थी, आप नाराज हो गई हैं सायरा जी। मुझे रोना आ रहा है, ये ना बोल रही होती कि मुझे रोना आ रहा है, आपको ये मजाक लग रहा है। नहीं, मुझे बिल्कुल आज नहीं जो लग यहाँ रहा। पर पंजाब असेंबली में हुआ, इस मुल्क के साथ मजाक हुआ, और जो सुबह सिंध असेंबली में होने जा रहे हैं वो आपको मजाक लग रहा है। और ये मोहतरमा कह रही है कि मुझे रोना आ रहा है। रोना आ रहा है तो जाइए घर में जाकर किसी से गले लगकर रोए, इस मुल्क की तकदीर के ऊपर रोए। आपके पास भी कोई अभी टॉपिक, सारे कोई घर चीज वाले नहीं। बाहर गए हैं। इस बात को, और मैं तो आप वाकई घुमाए जामी जा साहब रहे कह रही हूँ, हैं। सायरा बानो साहबा उनके थोड़ी साथ- सी सेंटिमेंटल हो गई है। मैं वाकई, मैं यकीनन, आप यकीन करें, मैं वाकतन कह रही हूँ कि जो ये बातें कर रही थोड़ा- हैं आरओ की और जिस तरह ये बयान कर रही है, मैं वाकई दिल से दुखी हो गई। और मैं वाकई चाहती हूँ हाँ, कि ये अपना मुकदमा लेके इलेक्शन बहुत कमीशन के पास जाएं, ये एविडेंस सामने रखें। ज्यादा दुख मत ले, दिल को कुछ अगर होना ये चाहें तो आजकल मैं वैसे- उनको थोड़ा सा गाइड कर दूं। मैंने वकालत पढ़ी हुई, आई कैन हेल्प हर, थोड़ा सा रहनुमाई एज अ फरमा दें क्या कोलीग आई करें? कैन हेल्प हर। मैं यही चाह रही हूँ कि ये अपना मुकदमा लेके सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएं
वहां अगर दाद रसाई नहीं होती तो फिर ट्रिब्यूनल मौजूद है, मुझे शी हैज मेनी फोरम्स। मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये तो यहाँ टेलीविजन चैनल तो पर बैठ के जो बता रही हैं ये वक्त मजीद जाया ना करें। जी सायरा, आप कुछ कह रही हैं? ये जो एक किया है तो अब एक पे आई एम सॉरी आप कहेंगे शायद वो ओके, एक के बारे में वो कहते हैं ना कि ये भी अपने आप में एक ही है, या एक होना चाहिए लेकिन नेक होना चाहिए। मुझे आप पर अफसोस हो रहा है कि एक सीरियस मौजूद चलते चलते आपके पास कुछ भी नहीं था, इस बक को आप बढ़ाए जा रहे हैं। तमीज होनी चाहिए। देखिए, मेरा बहैसियत में फर्ज था कि अगर मेहमान जो आपकी कोलीग बैठी हैं वो नुक्ता उठा रही हैं या संजीदा हो रही हैं तो मैं आपके सामने रखूं कि वो ये कह रही हैं। मैं इसीलिए जो आपसे अभी सवाल किए उसमें कम बोलने की कोशिश की कि आप उस पर नाला ना हो जाएं। मैं तो आपसे आगाज़ ही यहाँ से किया कि अफ़ाम तफ़हीम की बात बिलावल अगर कर रहे हैं, मिल बैठने की बात कर रहे हैं, तो हरज ही क्या है, मिल बैठें। आप उस पर भी आपने कोई रहनुमाई नहीं की कौम की। फिर शर्मिला साहिबा का ये नुक्ता था कि जो धांधली के ऊपर सबूत हैं वो आप मुतल्लिका फोरम्स पे लेके जाएं। मैंने ये सवाल भी आपसे किया। मैंने IMF को लिखे ख़त का हवाला देना था। मैंने तारिक फजल चौधरी साहब को बरमला पूछा कि हुजूर हर तरफ धांधली का शोर है, हर तरफ सियासी अफरा तफरी है, अवाम पूछते हैं हमें चैन कब मिलेगा। मेरा तो काम यही था कि डायरेक्ट लाइन में डायरेक्ट अवाम की बात करूं। उस बीच में अगर आपकी कोलीग एक बात कर रही हैं, कमेंट दे रही हैं, तो वो आपकी खिदमत में रखना मुझ पर फ़र्ज़ है। मैंने रखा और मैं कह रहा हूँ कि वाक़तन मैंने अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल किया कि मेरे जज्बात ना आए बल्कि मेरे सहाफ़ती अल्फाज आएँ। आप नाला हो गई, उस पर मैं माजरत ही आपसे चाह सकता हूँ कि मेरा तो ऐसे कोई हरगिज़ मकसद नहीं था। मैं तो उनका बयान आपके सामने रख रहा था। शर्मिला जी, मुझे नहीं पता कि दिलों के हाल अल्लाह जानता है। मुझे नहीं पता कि आपने कोई आज़राए तफन्नुन बात की है या आप वाकई परेशान हुई हैं। मेरी तो उम्मीद थी, मैं उनसे कह रहा था कि आपको हल्की बात भी कर। मैं कैसे अपनी बात का यकीन उनको दिलाऊं? शायद वो समझ रही हैं कि मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो शायद मैं उनकी बात को संजीदगी से नहीं ले रही। मैं वाकतन कह रही हूँ। वो वीडियो शायद मैंने भी देखी है और मैं समझती हूँ कि अगर इनके पास एविडेंस ऐसे और हैं या जिस तरह ये बता रही हैं तो इनको वाकतन अपना टाइम मजीद ज़ाया नहीं करना चाहिए और जो राइट फोरम है जहाँ पर इनकी दाद रसाई हो सकती है वहाँ पर जाना चाहिए। और मैं रियली एज अ खातून, एज अ कोलीग, और मैं अपनी तमाम कोलीग्स ख़वातीन की बड़ी इज्जत करती हूँ। अगर ये रहनुमाई भी चाहती हैं तो मैं इनकी रहनुमाई भी कर सकती हूँ। मैंने वकालत पढ़ी हुई है। बिल्कुल जरूर कीजिएगा। मैंने तो उनकी खिदमत में ये देखिए, खातून है, इलेक्शन लड़ा है सिंध के एक दही इलाके के अंदर, अच्छी बात है ये। दिस इज गुड। मतलब आई डोंट नो ये इसको क्यों किसी और सेंस में क्यों ले जा रही हैं। आप पे भी नाराज हो रही है, मुझ पे भी नाराज हो रही है। इससे पहले कि वो मुझ पे मजीद नाराज हो जाए, हालांकि मैं उनसे माजरत भी कर चुका हूँ, ये मकसद नहीं था। मैंने तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखा है, कोशिश होगी मुझे जवाब भी दें। मैं तो अफाम तफहीम और आगे बढ़ने की बात करता कि निज़ाम चलेगा कैसे। खातून का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पंजाब में हमारे यहाँ पहली बार खातून वज़ीर आला आ रही हैं, मरियम नवाज। कैसा लगा आपको ये सुन के? देखिए जी, एज फार एज विमेन एम्पावरमेंट इज कंसर्न, मैं समझती हूँ कि अच्छी बात है कि खातून आ रही है, पहली बार वज़ीर आला बन रही है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर। हम तो हमेशा इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि उन स्लॉट्स पे, उन पोजीशंस पे ख़वातीन को लाया जाता है जिन पे कभी तसव्वुर ही नहीं होता था। और मैं इस बात का क्रेडिट अपनी शहीद बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दूंगी, जो इस मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म थी, बर सगीर की पहली खातून वज़ीर आज़म रही। वो जब आई तो उन्होंने वुमेन पुलिस स्टेशंस बनाए, वुमेन बैंक बनाया, हमने पहली स्पीकर एक खातून को बनाया, फॉरेन मिनिस्टर बनाया। हम तो पोजीशंस देते हैं। अच्छी बात है कि आप इस रिवायत को दाद दे रही हैं। मैं वाकई चाहती हूँ कि पंजाब उनकी रहनुमाई के अंदर मजीद तरक्की करे। लेकिन सूबा सिंध में मैंने कहा अच्छी बात है अगर आप खातून को वज़ीर आला मुंतखब या नामजद होने पे दाद दे रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं, इट्स अ गुड जेस्चर पॉलिटिकली भी। लेकिन दूसरा, आपके मुखालिफिन एतराज़ करते हैं कि आपको सिंध में कोई और नहीं मिलता, मुराद अली शाह साहब को तीसरी बारी दी जा रही है, उसकी क्या वजह? देखिए, लीडरशिप का फैसला मैं समझती हूँ कि मुराद अली शाह साहब ने परफॉर्म किया है और हर बार पहले से ज़्यादा सीटें सिंध के अंदर हमें मिलती हैं और इस बार भी लिटरली हमने स्वीप किया है सिंध को। सो ये उनकी मेहनत है, उनकी काबीना, हमारी लीडरशिप की गाइडेंस है, हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारे प्रोग्राम्स हैं। आखिर में भी आपने देखा होगा कि जाते जाते भी सैलाब जदगान के जो घर बनाने थे 21 लाख, वो बेड़ा पीपल्स पार्टी ने सिंध में उठाया।
और यही वो चीज़ थी जिसको हम इम्प्लिकेट करना चाहते थे बाकी पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान में जो इस वक्त सिंध के अंदर जो घर बनाए जा रहे हैं सैलाब ज़दगान के, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तामीरी प्रोग्राम है और ये अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और इस बात का बेड़ा नहीं उठा सकता। मैं अभी सायरा बानो साहिबा को ये भी तो बताना चाहती हूँ कि सिंध में जब सैलाब आया था तो ऑन ग्राउंड कौन था? एक एक मेंबर हमारी असेंबली का, एक एक कारकुन अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा हुआ था। चलिए अब आखिर चंद एक लम्हात है, मैं जरा वोट सिंध दिए की भी पीपल्स मजीद पार्टी आपसे ने। बात कर लूँ, मजीद बात सिंध के हवाले से ही। गवर्नर सिंध के हवाले से कोई इत्तला है कि जो आला क़यादत हैं दो बड़ी जमातों की, उस बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं हो पा रही? क्या मौजूदा सेटअप ही चलेगा या कोई कंसेंसस आ रहा है गवर्नर सिंध के नाम के ऊपर? देखिए जी, इसमें तो फिर एमक्यूएम का भी बड़ा इनपुट होगा ना। एमक्यूएम विल कीप ऑन डिमांडिंग कि गवर्नरशिप उन्हीं के पास रहे। सो अब ये देखते हैं कि पीएमएलएन, अभी तक उनकी बैठक शायद चल ही रही है एज वी स्पीक, ये अभी भी मुलाकात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से। सो लेट्स सी वो किस हद तक अपनी डिमांड्स को मनवा सकते हैं, जिसमें आई एम 100% श्योर कि दे वांट कि गवर्नरशिप भी एमक्यूएम के पास हो, क्योंकि ये रवायती तौर पे इनके पास रही ये है जो अक्सर और बेशतर। जीडीए के एहतजाज की बात थी, इसमें एक और टेक्निकल रीज़न भी है शर्मिला जी। वो देखें ना कि अगर 18-20 लोग जो हैं वो हलफ नहीं उठाते और मुसलसल एहतजाज करते हैं अपनी जमातों के साथ सियासी तौर पर, तो सूबाई असम्बली की साख या जो उसकी अपनी स्टैंडिंग है उसके ऊपर सवाल तो आता रहेगा ना मुसलसल आम शहरी के जहन में। नहीं जी, देखिए सिंध असेंबली के अंदर इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास 114 सीट्स हैं और 130 मेंबरान ऑलमोस्ट। फिर एमक्यूएम है, एमक्यूएम के आई थिंक 28 या 35 सीटें हैं, ऐसा कुछ है। एहतजाज देखिए, जब आपके पास कोई मुस्बत काम करने के लिए नहीं है तो आप एहतजाज करेंगे। ये मैंने सिंध असेंबली के पिछले दौर के अंदर देखा। पीटीआई हुकूमत में होने के बावजूद एहतजाज ही करती रहती थी। ना उनको असेंबली का काम आता था, ना उन्होंने कोई लेजिस्लेशन की, ना उन्होंने कोई अवामी मसाइल के ऊपर बात की। बस वो बजट बुक्स फाड़ते रहे और एहतजाज करते रहे और शोर मचाते रहे। ये इन्होंने 3.5 साल ऐसे ही गुजार दिए। चलिए, इस बात की तो मैं गवाह हूं क्योंकि मैं असेंबली में उनके बहुत साथ बहुत होती शुक्रिया। थी। वक्त खत्म हुआ। मिला फारूकी साहबा, सायरा बानो जीडीए से, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि हम जो पहला नुक्ता था कि अगर बिलावल सिंध में एहतजाज करने वाली सियासी जमातों को अफ़ाम तफ़हीम की बात कर रहे हैं, मिल बैठने की बात कर रहे हैं, तो वाई नॉट इन दिस सेंटर शहबाज शरीफ साहब या इत्तेहादी सरकार जो भी आ रही है, वो क्यों नहीं इमरान खान साहब को या मौलाना साहब को ये दावत देती, पहल करती हुकूमत बनाने के बाद? क्योंकि अगर ये पहल होगी, मिल बैठने की बात होगी, तो मुझे और आपको और एक आम शहरी को थोड़ा सा चैन नसीब हो सकता है। वगरना हुकूमत बनती रहे, एहतजाज जारी रहा, मुल्क में इंतखाबी नताइज को मानने से इनकारी रही सियासी जमातें, तो फिर एक अनरेस्ट प्रिवेल करेगा और मुसलसल करता रहेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल के डायरेक्ट लाइन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।